हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ 100 स्कोरर्स पॉडकास्ट, जहाँ पे आज हमारे साथ हैं रूपेश भैया भाई। जिनको नहीं पता, रूपेश भैया की भाई रैंक आई थी सिर्फ फाउंडेशन में AIR 36 एंड जिन्होंने इंटरमीडिएट पास करा विद 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पशन। हाँ, 6 सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन, और जो PWC के आर्टिकल भी दे चुके हैं। उनसे जानेंगे इनसाइट्स और जल्दी से पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। How CA happened to you? यार एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली में क्या है, मामा का बेटा, मासी का बेटा एंड ताऊ जी का बेटा भी सीए हैं। तो ऑलरेडी काफी सारे कजन थे जो सीए कर रहे थे एंड इनफैक्ट क्वालिफाई कर चुके थे जब तक मैं ज्वाइन कर रहा था। तो सो इसीलिए पापा का भी दिमाग में यही था कि हाँ भैया, एक बेटे को तो सीए बनाना ही है। सो मेरा एक छोटा भाई भी है। सो माय फादर वाज ऑफ द ओपिनियन कि एक ना एक तो करेगा ही करेगा, बट माय यंगर ब्रदर हैड इंटरेस्ट इन बिजनेस ओनली। पापा बिजनेसमैन है तो इसीलिए फिर उनका था कि हाँ मैं थोड़ा पढ़ने में भी ठीक हूँ, सो इसको सीए करानी है। सो इसीलिए फिर 11th 12th में उन्होंने कॉमर्स ही कहा कि तू कॉमर्स ही ले, साइंस आर्ट्स कुछ नहीं लेनी। और सो कॉमर्स ली एंड मैथ्स में इंटरेस्ट था, इसलिए फिर कॉमर्स से ही कंटिन्यू करा। धीरे धीरे अकाउंट्स में भी इंटरेस्ट आने लगा तो लगा कि हाँ यार, सीए वुड बी परफेक्ट मैच फॉर मी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। सो इसीलिए फिर सीए ज्वाइन करना ही फाइनलाइज रखा। आपका पर्पस क्या है वैसे? यहाँ सीए में आने का यार बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मेरे एक पर्पस इस वो तो आपने बताया ना। मतलब हम्म एक लिविंग रहने का एक रहते हैं ना कि मतलब जिंदगी जीने का एक पर्पस होता है, तो वो आपका पर्पस कैसा है मतलब? अब जिंदगी जीने का पर्पस जानना है या सीए करने का पर्पस जानना है? अब दोनों, अगर दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत दोनों में नहीं। डिफरेंस है यार। देखो, सीए करने का पर्पस अभी फॉर टाइम बीइंग मेरा यही है दैट हाँ, मेरा अल्टीमेट एम है कि मुझे लाइफ में ना अकाउंट्स के अंदर पीएचडी करनी है। बिकॉज अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जिससे लाइक एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे आप मोहब्बत करते हो, तो मेरे लिए वो अकाउंट्स है। तो इसलिए अगले अल्टीमेट प्रवीण सर गोल है आप कि बनोगे सर? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं इतना नहीं, बट हाँ मेरे को ये कि मैंने अकाउंट्स के अंदर पीएचडी करनी है। सो जस्ट उस एक गोल को अचीव करने के लिए एक स्टेप है सीए उसके अंदर बस। सीए करने का गोल तो भी यही है। लाइफ का अगर गोल बताऊं तो लाइफ का गोल थोड़ा सा मेरा सोशली अलग है। लाइफ का मेरा गोल है कि मुझे फॉर टाइम बीइंग, जब तक मेरी एज 40-45 हो जाती है तब तक मुझे इतने पैसे कमाने हैं कि मेरी सेविंग्स अराउंड 10 to 15 CR हो जाए। बिकॉज उसके बाद मुझे एक फ्री स्कूल खोलना है फिजिकली हैंडीकैप्ड और ऑर्फन बच्चों के लिए। सो वो लाइफ का गोल है और ये सीए करने का गोल था। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्पस। इसके लिए तो मतलब कुछ भी हो वही देख लो तो अपने आप ही अंदर से मोटिवेशन आ जाए। हाँ वो यार, अब भाई कुछ मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जिससे आप ऐसे मोटिवेट होते हो। तो मेरे स्कूल टाइम में भी एक मोमेंट हुआ था जब हम एक ऑर्फनेज के एनुअल फंक्शन में गए थे। सो वो इवेंट देखने के बाद मुझे दिमाग में स्ट्राइक कर गया था कि अपनी लाइफ का गोल अब यही है। तो इसीलिए तब से यही सोच रखा है, बस ट्राई करना है कि 40-45 तक वो अचीव हो जाए, ताकि फिर ये जो हमारा इस लाइफ का जो मेरा गोल है वो मैं अचीव कर पाऊँ। दैट्स सो ग्रेट। तो अब जैसे कि भैया आप आई थिंक फाउंडेशन की आप बहुत रिलेटेड वीडियोस डालते हो अपने चैनल पे। आई थिंक आपके आपके पास मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं नहीं ये बच्चा यहाँ गलती कर रहा है, ये बच्चा यहाँ गलती कर रहा है। आपने ऐसी क्या 5 गलतियां देखी हैं जो आपको लगता है कि ये फाउंडेशन में जब बच्चा आता है उस बहुत ज्यादा करता है, अगर वो उससे इन 5 गलतियों से बच जाए वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है? यार फाउंडेशन के सब्जेक्ट में ना, जब भी मैं बात करूं, पहला सब्जेक्ट हमारा अकाउंट्स और चौथा हमारा इको बीसी के, ये दो सब्जेक्ट में ना कभी स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। 90% स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। मेन सब्जेक्ट जिनमें स्टूडेंट प्रॉब्लम मैंने तो फेस पढ़े करता भी है वो नहीं होता है थे। लॉ बीसीआर। क्या हुआ? नहीं, मैंने ये पेपर वन और पेपर फोर पढ़े भी नहीं थे सर, पेपर से पहले देखे थे। हाँ हाँ, नहीं यही ऐसे यही सीन होता है। मैंने खुद इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था। एंड पेपर 2 और पेपर 3 जो हमारा मैथ्स एलआर स्टैट्स और दूसरा पेपर हमारा लॉ बीसीआर, ये दो पेपर है जिसके अंदर बंदे गलतियां करते हैं। एंड इनफैक्ट अगर सपोज 50,000 बच्चे फेल हो रहे हैं ना फाउंडेशन में, 45,000 बच्चों के फेल होने का रीजन यही होता है। सो सिंपली लॉ के अंदर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज, हम क्लास 12 तक क्या पढ़ते आए हैं, हमको क्वेश्चंस दे दो, हमको आंसर दे दो, हम क्वेश्चंस के आंसर रट्टा मार लेंगे, सेम क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाएगा। सीबीएसई या अदर बोर्ड, उसमें जनरली ऐसा ही होता है कि आपको क्वेश्चन बैंक दे दिया जाता है, भैया ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले, बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं।
आईसीए में कंपेरेटिवली ऐसा नहीं है। तो आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं, प्रोविजन समझने हैं, एंड उसके बेसिस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करोगे। तो ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स काफी फेस करते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती लॉ के सब्जेक्ट में, इसीलिए राइटिंग प्रैक्टिस के चक्कर में लॉ बहुत अटकता है। दूसरा, बीसीआर या फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हम करते ही आए हैं इंग्लिश। लेटर राइटिंग हम 5th क्लास से हर इंग्लिश के एग्जाम में लिख रहे हैं, आर्टिकल हम 5th क्लास से हर इंग्लिश के एग्जाम में लिख रहे हैं। ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये दो तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कतें हैं लॉ बीसीआर में। मैथ्स एलआर स्टैट्स में राइटिंग प्रैक्टिस करता नहीं है कोई, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस होते ही नहीं, और हो जाते हैं तो फिर तुक्के बहुत ज्यादा मार लेते हैं। दो ये हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। एंड पांचवी मैथ्स एलआर स्टैट्स के अंदर ही होती है कि आप टाइम प्लानिंग नहीं करते। मेरे हिसाब से आपको पहले 120 मिनट में वो 50-60 क्वेश्चन देख लेने चाहिए जो आपके हिसाब से आपको आते हैं, एंड पहले वही सॉल्व करो। पहले 60 नंबर आपके एक बार कंफर्म हो गए, उसके बाद बाकी 40 को छेड़ना, उससे पहले छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज पेपर के अंदर टाइम के हिसाब से आपको बहुत, एक क्वेश्चन की मैं बात करूं सिर्फ आपको 1 मिनट और लाइक 1.2 मिनट से मिलते हैं, दैट इज 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स फॉर ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको ओएमआर शीट भी भरनी है भैया, काफी सारी चीजें करनी होती हैं। तो वो टाइम मैनेजमेंट लैक कर जाते हैं स्टूडेंट्स मैथ्स एलआर स्टार्ट के पेपर में। इसके लिए तो फिर मॉक पेपर बहुत ज्यादा ब्रह्मास्त्र है। हाँ ट्रू। तो और एक और मतलब एक और गलती होती है, जो होती है शॉर्ट नोट्स ना क्रिएट करना। ये तो गलती मैंने भी करी थी, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मतलब बच्चे क्या करते हैं ना, मैं जैसे मैंने भी करा था, मैंने रश मार दिया था स्टडीज पे, ना मैं शॉर्ट नोट्स बनाता ना मैं ढंग के प्रॉपर नोट्स बना रहा था। जब शॉर्ट हम्म। नोट्स ही नहीं बना रहा था तो मेरे को एंड टाइम पे जब मैं पेपर के लिए रिवीजन करने बैठा था, मेरे को तब बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तब मैं यही सोच रहा था मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। हम्म। तब तो पता नहीं कैसे बनिया वाला दिमाग चल रहा था कि अगर मैं ये वाला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो कब तक खत्म कर पाऊंगा। मतलब पूरा एक तरीके से ओवरऑल फ्रेम बन रहा था कि मैं पेपर तक, मतलब पेपर तक 1-1.5 दिन में रिवीजन नहीं कर पाऊंगा पूरा। तो इसलिए हम्म। शॉर्ट नोट्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने मैथ्स के लिए बहुत करी थी। जैसे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, मैंने क्या करा था अपने यूट्यूब चैनल पे, मतलब प्राइवेट कर रखे हुए वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो मैंने खुद अपने हाथ से सॉल्व करे हुए हैं वीडियो बनाकर। हम्म। तो मेरे को अगर कोई हम्म। दिक्कत आती थी ना, मैं उन दोबारा वीडियो को दोबारा देख लेता था, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं भूला ना, मेरे से अच्छा मेरे को कोई नहीं समझा पाएगा। सही बात है। नहीं वो और इसी चीज के लिए ना, हाँ काफी टीचर्स भी ये बोलो चीज बोलो। सजेस्ट करते हैं कि जब आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हो ना, तो बोल बोल के पढ़ा करो, एंड वो चीज ना रिकॉर्ड कर लिया करो। सो वही फ्री टाइम में जा रहे हो, कभी मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, तो एक बार खुद की ऑडियो सुन लो, बिकॉज जितना अच्छे से आप खुद को समझा सकते हो कोई थर्ड पर्सन नहीं समझा सकता। वही 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 मैंने लॉ में बहुत ज्यादा यही गलती करी थी। मतलब मैथ्स में तो मैंने संभाल लिया था क्योंकि मैथ्स में तो मेरा बचपन से भी वैसे भी बहुत इंटरेस्ट था। मैथ्स में तो काफी अच्छा स्कोर था आई थिंक। तो बस यही था कि, और एक और चीज है, सीरियसनेस ना हो ना, बस सीरियस हो जाएंगे तो अपने आप ही हो जाएगा आई थिंक। हाँ कह सकते हैं। बट फाउंडेशन में काफी लोग बिना सीरियस होके भी निकाल लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ सिलेबस आप 11th 12th में पढ़ के आ रखे हो। हाँ इंटरमीडिएट और फाइनल में भैया सीरियस होना जरूरी है, क्योंकि काफी सब्जेक्ट्स आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो लाइफ में। एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ईआईएस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट है जो शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा अपनी फाउंडेशन तक। तो ये सुना भी होगा किसी सीनियर से ही सुना होगा, इंटर वाला फाइनल वाला, कि भैया ईआईएस की क्लास लेने जा रहा हूँ, ऑडिटिंग क्लास लेने जा रहा हूँ। तो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपने आज तक कभी पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए उन सब्जेक्ट्स पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज वही चीज है, जब हम इंग्लिश फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, एबीसीडी लिख रहे थे, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसे ही ये नए सब्जेक्ट जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो बस वो चीज ध्यान से करनी है। और आपका इंटरमीडिएट में, जैसे कि मैं इंटरमीडिएट में हूँ, तो कुछ आपके हम्म। मतलब आपका कुछ एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 तो मेरा काफी अच्छा रहा था। ग्रुप 2 थोड़ा मेरे खराब रहा था, बिकॉज ग्रुप 2 में थोड़ी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। सो ग्रुप 1 के लिए तो मैं हमेशा से, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं कोई भी, आईसीए जनरली क्या करता है, अपने मटेरियल से ही ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर पूछता है। तो इसीलिए आप एटलीस्ट आईसीए मटेरियल का हर एक क्वेश्चन एक बार तो खुद लिख के सॉल्व करके देख ही लो, बिफोर स्टार्टिंग एनी अदर टीचर्स मटेरियल। लाइक काफी स्टूडेंट्स का होता है कि भैया हमने शर्मा सर की बुक ले ली है, शर्मा सर से क्लासेस ली है, तो आईसीए मटेरियल भी उठाना है क्या, सीधा शर्मा सर की बुक ही कर ले। नो डाउट शर्मा सर की बुक में हर एक चीज एक प्रॉपरली दे रखी होगी,
बट मैं ये चीज कहता हूँ कि आप फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ मॉड्यूल को कवर करो, सेकंड और थर्ड रिवीजन में एक्स्ट्रा चीजें उठाना, जैसे अब शर्मा सर की बुक हटाई, उसमें 5 साल के आरटीपी 5 साल के एमटीपी कवर्ड है, या 10 साल के आरटीपी एमटीपी कवर्ड है, तो वो करने में ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि आपका एक बेसिक रिवीजन हो रखा होगा मॉड्यूल से। स्टार्टिंग में अगर वो उठाओगे, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखेंगे, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार अभी तो क्लासेस ली थी, मैं भूल भी गया कॉन्सेप्ट वगैरह। तो इसलिए मैं जनरली ये सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट रिवीजन में आप सिर्फ मॉड्यूल को कवरेज रखा करो, सेकंड और थर्ड रिवीजन में जो एक्स्ट्रा चीजें करनी है, चाहे फैकल्टी की बुक हो गई, कोई और बुकलेट हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गया, तो वो सेकंड और थर्ड रिवीजन में करा करो। दैट्स सो ग्रेट। मतलब हाँ, वही एक चीज यहाँ पर आगे के शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लो, तो फिर कभी लेक्चर्स के बाद हम कभी भूलेंगे नहीं उस चीज को। हम्म। मैं तो पूरा अपना कहूंगा कि भाई शॉर्ट नोट्स ब्रह्मास्त्र हैं, शॉर्ट नोट्स से बड़ा कुछ है नहीं। अगर आप सीरियसनेस है ना आपके अंदर पढ़ने की, ये सबके साथ होगा कि पढ़ के भूल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स ही बनाओगे तो हमेशा आपके साथ जरूर होगा कि पढ़ के भूलोगे, पढ़ के भूलोगे। होगी गलती तो एक्सेप्ट कर लोगे अपने और शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स के बिना कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि उससे ही बहुत ज्यादा बार बार रिवीजन होगा और बहुत ज्यादा ग्रूमिंग होगी अपने आप की। तो मतलब भैया एक और क्वेश्चन है कि व्हाट चेंज यू आफ्टर ज्वाइनिंग द बिग फोर? बिग फोर ज्वाइन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चेंज जो आया है मेरे अंदर, मैं फॉर श्योर यही कहूंगा कि हाँ, एक आप पंक्चुअल बहुत हो जाते हो काम की तरफ। जो चीज मेरे अंदर फॉर श्योर जब से ये ऑनलाइन और कोविड वाला सिस्टम हुआ था बहुत ज्यादा मिस हो गई थी। लाइक आई रिमेम्बर, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, हम 6-6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, नहाए धोए नाश्ता करा एंड क्लास के लिए भागे। ऑनलाइन क्लासेस हुई, हाँ, 8 बजे नहीं तो 9 बजे उठ के कर लेंगे, रात को 2-2 बजे तक पढ़ लेंगे, 3-3 बजे तक पढ़ लेंगे। नींदें भी बहुत बहुत खराब करी हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में कंपेरेटिवली कम होती थी, बिकॉज पता है भैया अपना टाइम टेबल है कि 9 से 11 एक क्लास होगी, 12 से 2 एक क्लास होगी, 4 से 6 एक क्लास होगी, 6 बजे के बाद हम फ्री हैं। तो रात को एटलीस्ट मैं नींद पूरी ले सकता हूँ, जो नींदें बहुत खराब हुई हैं, बिकॉज जब मैंने अपनी इंटर की क्लासेस करी है, चीज क्या हुई, सुबह मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता और रात को मैं 9 बजे से लेकर के 5-5 बजे तक पढ़ता था, तो फिर एट द एंड पूरा दिन का रूटीन जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया था। तो इस वजह से सुबह जल्दी उठने की आदत रहेगी। एंड जब बिग फोर जाना है, अब दिल्ली टू गुड़गांव जाना है, ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर, 1.5-2 घंटे का है। तो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में प्रॉब्लम आई, बट उसके बाद वही वापस स्कूल वाली पंक्चुअलिटी जो थी कि हाँ भैया 8 बजे स्कूल पहुंचना है, तो 7:40 तक तुम रेडी हो जाने चाहिए हो, कि 15 मिनट में स्कूल पहुंच गए तो गार्ड भैया रोके ना कि हाँ भैया लेट लिखवा अपनी डायरी में। तो वो एक पंक्चुअलिटी बहुत आ गई, प्लस एक प्रोफेशनलिज्म भी काफी ज्यादा आ जाती है आपके अंदर जब आप एक बिग फोर में काम करते हो। तो बिकॉज वो चीज जो मैंने अभी अपनी नई फर्म जहां पर मैंने अब बिग फोर क्विट करके ज्वाइन करा, वहां पर भी देखा है कि हाँ ठीक है, 10 बजे अगर है ज्वाइनिंग टाइम, में 10:15 10:30 भी आ जाऊं, कोई इतना इशू नहीं है। 6 बजे निकलना है, 5:30 5:45 निकल जाऊं, इतना कोई इशू नहीं है, आधा घंटा लेट भी हो सकता है। वहां थोड़ी एक पंक्चुअलिटी रहती है कि हाँ भैया पता है आज मेरी टीम में मेरे मैनेजर और पार्टनर ने आना है 10:30 बजे, तो उससे पहले ही पहुंच जाना है, नहीं तो फिर खुद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। एक वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज, एक इक्वालिटी वाली बात जो है वो काफी ज्यादा रहती है बिग फोर्स में, बिकॉज बिग फोर्स में आप जब भी काम करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके साथ काम करने वाले की एज 15 साल हो, 25 साल हो, या इनफैक्ट 85 ईयर्स हो, यू हैव टू कॉल हिम और हर बाय हर नेम, देयर नेम, उनके नाम से बुलाना है आपको। तो एक इक्वालिटी बहुत रहती है कि एक पार्टनर जो है वो अपने आर्टिकल को उसके नाम से बुलाएगा, और उसका आर्टिकल भी अपने पार्टनर को उनके नाम से बुलाएगा। सर मैम चलता नहीं है वहां पे। तो एक वो इक्वालिटी वाली बहुत ज्यादा चीज है, एंड पॉलिटिक्स काफी कम होती है जो छोटी मोटी फर्म्स में आपको ज्यादा दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक चीज आती है कि मतलब जो जितनी भी बिग फर्म्स होती हैं वो तो शायद अपने सॉफ्टवेयर पे ही काम कराती है। जैसे बिग फोर्स है वो अपना ही सॉफ्टवेयर कुछ अलग तरीके से डेवलप कराती है, फिर उसी तरह आर्टिकल को ग्रूम करती हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए। बट हम्म। मिड साइज फर्म में तो एक्सेल एंड आई थिंक एक्सेल ही है, बस टैली एक्सेल वहां पे ही पूरा काम होता है। तो उन्होंने एक चीज ये भी बोली थी कि बिग फोर वाला बंदा आई थिंक अच्छी तरीके से सारी स्किल्स नहीं सीख पाता देन मिड साइज फर्म वाला। ऐसा कुछ है क्या? वो ऑडिटर में ज्यादा होता है, बट सिंस मैं टैक्स में काम कर रहा हूँ तो टैक्स में इतना कुछ सॉफ्टवेयर का बहुत बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। हाँ, लाइक आई रिटर्न फाइल करने वगैरह सब चीजों में होता है दैट यू कैन यूज एक्सेल सर्टेन है वो तो सॉफ्टवेयर। पूरा एक्सेल यूज होता होगा। हाँ, अब वही चीज है,
अब जब आप बात करते हैं बिग फोर्स की, जनरली बिग फोर्स जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती जैसे कॉम्प्यूटैक्स हो गया, जीनियस हो गया, जो आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए हो गए, एंड अदर थिंग्स लाइक फॉर्म 3CB जो टीपी रिटर्न है वो सब फाइल करने के लिए हो गए। बिग फोर्स वो यूज नहीं करते हैं। बिग फोर्स डायरेक्टली इनकम टैक्स पोर्टल से यूटिलिटी यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ एक अदर टॉप 20 CA फर्म या मिड साइज फर्म वाला बंदा, तो उसका कॉम्प्यूटैक्स जीनियस वगैरह पर इतना अच्छा हाथ बैठा होता है, लेकिन यहीं पर अगर मैं एक बिग फोर के आर्टिकल की बात करूँ टैक्स वाले की, तो उसका कंपेरेटिवली हाथ जो है इन सारे पोर्टल्स पर कंपेरेटिवली थोड़ा कम बैठा होता है, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर का ज्यादा यूज नहीं होता है इन टॉप सीए फर्म्स, लाइक बिग फोर्स में तो नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे कि आप हो, आपने तो आई थिंक ग्रुप 1 क्लियर करके बिग फोर ज्वाइन कर लिया था ना? नहीं, अलाउड नहीं होता। लाइक जनरली मैंने अब तक कोई केस नहीं देखा है जहाँ सिंगल एक ग्रुप क्लियर करके ही अलाउ लाइक ज्वाइन कर लेते हैं बिग फोर्स। ऑल्दो जिस नहीं, वो अटेम्प्ट अच्छी में मैंने, थोड़ी रेफरेंस, अगर अच्छा रेफरेंस हो तो वो तो सब हो जाता है। हाँ कहते हैं ऐसा, लाइक ऐसा हुआ भी था कि जब मेरा टाइम था, लाइक जो जब जुलाई 2021 अटेम्प्ट के बाद हायरिंग हुई थी, तो तब केपीएमजी ने वैकेंसीज निकाली थी, एंड वहां पर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि इवन इफ आपका सिंगल ग्रुप क्लियर है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट मैंने एक बंदा भी नहीं देखा, लाइक मैं नहीं जानता किसी एक पर्सन को भी जो सिंगल ग्रुप क्लियर करके ही ज्वाइन कर रखा हो बिग फोर। हाँ, लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो थी ये कि आपको बोथ ग्रुप सिंगल अटेम्प्ट में देनी है टू ज्वाइन अ बिग फोर, ये मिसकंसेप्शन गलत है, क्योंकि मैंने अलग अलग ग्रुप दिए हैं एंड उसके बाद ज्वाइन करा है, दैट इज अलाउड, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म। एक रेफरेंस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, आई थिंक मैंने आपके आकाश भैया के पॉडकास्ट में ही सुना था। आपने बोला था हाँ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। हाँ हाँ। तभी से मैं थोड़ा लिंक्डइन पे एक्टिव भी हो गया था। मैंने अकाउंट बना के छोड़ दिया था क्योंकि आई वॉज इंटरेस्टेड इन एडिटिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो मेरा अकाउंट हम्म पहले से था क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप करना, मेरे को मतलब था कि मेरे को इंटर्नशिप करनी है इस फील्ड में, एडिटिंग इन द वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक एडिटिंग वगैरह। तो हम्म आपने बोला जब कि इस चीज में रेफरेंसेस अगर ज्यादा रहेंगे तो आई थिंक बेनिफिट और ज्यादा मिलने वाला है। तो तब से तो मैं हम्म। बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया लिंक्डइन पे आई थिंक। लिंक्डइन इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज एक सिंपल सी चीज है, सपोज मेरी टीम में वैकेंसी है एंड आप डायरेक्टली मुझे ही सीवी फॉरवर्ड करते हो, तो मैं सीधा जिस मैनेजर ने इंटरव्यू लेना है उसी को सीवी पकड़ाऊंगा। अब वही सीवी आप एचआर को भेजो, फिर एचआर शॉर्टलिस्ट करे, फिर वो 4 मैनेजर्स को दिखाए, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, एंड आपका सीवी जो है वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाए उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इस चीज में लिंक्डइन बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको, कि आप कनेक्ट करो लोगों के साथ, जानो उनसे कि भैया उनकी टीम में वैकेंसीज हैं कि नहीं है, कैसा काम है उनकी टीम में, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उनको अप्रोच करो कि अगर हो सके तो हमारा सीवी फॉरवर्ड कर दो टू द मैनेजर और डायरेक्टर जो भी इंटरव्यूज ले रहे हैं, जो भी हायर कर रहे हैं अपनी टीम में आर्टिकल, एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर मिल सकते हैं, चांसेस कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं। अगर ये सब काम नहीं करने लिंक्डइन वगैरह पे तो भाई फिर दबा के पढ़ाई करो, रैंक लिया अपने आप ही पहुंच जाओगे। वो भी डिपेंड करता है, लाइक बिग फोर्स डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे अंटिल एंड अनलेस आप AIR 1 2 3 हो, उनको जरूर बिग फोर बिल्कुल। अप्रोच करेंगे कि आके हमारे पास आर्टिकलशिप करो। बट अदरवाइज इवन इफ आप रैंक करो तो ये नहीं है कि हाँ सीधा आपको बिग फोर से कॉल आएगा एक पार्टनर का, दैट हाँ जी आपकी AIR ये आई है, हम आपको अपनी टीम में हायर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्टिल थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे कि आपका सीवी पहुंचे। हम्म। और अगर वैसे भी शॉर्टलिस्ट वहां पे होंगे तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट वही होंगे जो रैंकर्स हैं, उसके बाद बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट वाले जिन्होंने पास करा है। काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट आप जब भी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग कभी भी आपके एकेडमिक्स के बेसिस पर नहीं होती है, बिकॉज ऐसे चीज मैंने काफी बार देखी है। इनफैक्ट हमारे टैक्स में जितने भी आर्टिकल्स थे पीडब्ल्यूसी में, इंटर के अंदर किसी भी एक की रैंक नहीं थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रैंकर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या कुछ ऐसा भी। इंटरव्यूज आपके मेजरली उसी बेसिस पर लिए जाते हैं, जो सीवी एचआर मैनेजर को पकड़ाती है, मैनेजर उस हिसाब से ले लेता है, एंड वो आपसे कभी भी आपके इंटरव्यू में आपके एकेडमिक्स पूछेगा ही नहीं। लाइक मेरी एक है सिस्टर, कजिन सिस्टर, जो कि मैनेजर है ईवाई के अंदर, ईवाई जीडीएस, जो कि पर्टिकुलरली आईएफआरएस के जो हमारे होते हैं ऑडिट्स वो करता है। सो उसके अंदर भी उन्होंने मुझे ये बताया था दैट उन्हें 11 years का एक्सपीरियंस है व्हाइल बीइंग अ मैनेजर, शी इज एन असिस्टेंट डायरेक्टर एज ऑफ नाउ।
एंड इन 11 साल के एक्सपीरियंस में उन्होंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं, आज तक उन्होंने एक भी इंटरव्यू में किसी भी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये तक नहीं पूछा कि आप सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हुए हो या कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे हैं, कितने नंबर आए थे आपके। एकेडमिक्स कभी भी आपसे वो पूछते ही नहीं है। वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे। दीज आर द 3 थिंग्स जो कि टेस्ट करता है कोई भी बिग फोर का इंटरव्यूअर, चाहे टेक्निकल राउंड हो या पार्टनर राउंड। तो ठीक है, एक आपने बोला टेक्निकल स्किल्स और आपने बोला कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स स्किल्स तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जूम मीटिंग लो दबा के अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, हाँ। और आपने कहा टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? टेक्निकल स्किल्स में लाइक वही आपके टेक्निकल, बेसिकली आप ऑडिट के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी एसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज वो टेस्ट करते हैं। टैक्स का इंटरव्यू देने जाते हो तो वो कुछ नहीं, आपसे एक दो केस लॉ पूछ लेंगे कि बताओ इस केस लॉ को जो आपने सी इंटरमीडिएट में पढ़ा था, इसको इलेबोरेट करके बताओ। ये वो चेक करेंगे कि आप केस लॉ को इंटरप्रेट ढंग से करना जानते भी हो या नहीं। बिकॉज टैक्स की बात करें तो केस लॉस बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे। यूं मान लो रोज का एक केस लॉ तो आपको दे देगा सीनियर कि हाँ बेटा आज हमने ये काम करना है, ये असेसमेंट करनी है, इसमें 4 केस लॉ की रेफरेंस लगेगी, ये 4 केस लॉ पढ़ और उसकी समरी निकाल के मुझे बता। तो केस लॉस बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके लिए अगर आप टैक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। तो मैं तो टैक्सी ज्वाइन करूंगा, मेरे को तो 11th से इंटरेस्ट था टैक्सेशन में, आई थिंक। मेरे को तो इतनी बढ़िया टिप मिल गई भैया। हम्म। और रेफरेंस तो आपसे लग ही जाएगा। हाँ, लाइक बिग फोर्स अब मतलब है, कुछ तो कॉन्टैक्ट्स हैं, बट हाँ उतने नहीं रहे जितने बिग फोर में रहे। आपका कोई रोल मॉडल है? रोल मॉडल एज इन काफी सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ किसी एक बंदे को ही देख लिया कि इन जैसा बनना है। मैं हर किसी इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। लाइक कोई भी पर्सन होगा लाइफ में, मुझे इतना लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो सामने वाले ने ऐसा काम कर रखा है जो मैंने नहीं कर रखा, तो आई ट्राई कि हाँ कोई भी पर्सन हो उसने अपनी लाइफ में तो कुछ स्पेशल करा है, मैं उससे कुछ ना कुछ सीखूं। सो इसीलिए आई शुड से दैट द होल वर्ल्ड इज अ रोल मॉडल फॉर मी। दैट सो ग्रेट। बहुत बढ़िया, मतलब एक रोल मॉडल होना भी मतलब जरूरी है अगर आप कोई भी चीज में हो आपको देखने का, क्योंकि हमारे मतलब हमारे पूरे जितनी भी लिविंग में मतलब जितनी भी सबको प्रॉब्लम बहुत आती है हमको। अगर मैं यही चीज देखता हूँ ना, मेरे जैसे रोल मॉडल है कुणाल शाह, तो हम्म। मैं ये देखता हूँ अगर मेरे पास कोई भी चैलेंज आ रहा है, मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे रोल मॉडल हैं वो अगर इस समय होते उनके पास ये चैलेंज आता हो तो वो किस तरीके से फेस करके उस चीज को निकलते। हम्म। पता नहीं समहाउ निकल जाती है चीजें और अच्छी तरीके से निकलती हैं। समझ भैया फिर ज्वाइनिंग मी, मतलब मजा आ गया आपसे बात करके, इतनी सारे इनसाइट्स मिल गए। मैं पता नहीं कौन सी गलत फहमियों में जी रहा था, सारी गलत फहमियां दूर हो गई। और इट वाज अगर आप भी, नाइस। और अगर आप अभी आप फ्री हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाके, मेरी अभी लेटेस्ट वीडियो है माई सीए फाउंडेशन इन 4 मंथ्स करके, आप उसे देखना। मैंने कितनी बेवकूफी करी थी, आपको 4 महीने में आपको पता चलेगा। जरूर जरूर। आपको आपको लगेगा भी नहीं कि वो मैं ही था क्या, मतलब बहुत बेवकूफी करी है मैंने। मतलब मैं सीरियस था ही नहीं पढ़ाई को लेकर, मतलब फाउंडेशन में समझता था क्या है, 12th तक तो टॉपर है, हो जाएगा निकल सब जाएगा। सब यही सोच के चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग मी। हरे कृष्णा। थैंक्स, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। टेक केयर।